हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैटल्स ऑफ तरेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये दो बैटल्स थी जिसे मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये मेरी नई सीरीज है जिसमें मैं इंडियन मिडिवल हिस्ट्री के बैटल सीरीज को कवर करूंगा। तो अब ये कौन सी बैटल थी, इसको जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर दिए गए इस चार्ट को जरा देखें। तो इस बैटल्स में बैटल ऑफ तरेन, जो कि आज के चर्चा का विषय है, बैटल ऑफ तरेन, उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चौस, बैटल ऑफ कन्नौज, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तलीकोटा और बैटल ऑफ हल्दीघाटी को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, इस बैटल सीरीज को शुरू करने का मेरा मकसद केवल बैटल फील्ड पर हुई विक्ट्रीज और लॉसेस को दर्शाना नहीं है। वैसे तो वो तो होता ही रहता है, कोई भी अल्टीमेटली कोई बैटल होती है तो कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस बैटल का रीजन समझ में आना, उस बैटल की टेक्निक्स, उसके तौर तरीके, क्या सिचुएशन थी, पास में क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या कहता है उसका, किस रीजन की वजह से, किस चीज की वजह से वो बैटल हुई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है बैटल्स ऑफ टेरेंस। ओके। तो दोस्तों, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैटल ऑफ तरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी। अगर कहा जाए तो इसी बैटल्स के बदौलती सही मायने में भारत में इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत हुई थी। मतलब पहले यहाँ पे सब हिंदू रूलर्स राज करते थे, मगर इस बैटल्स के बाद सही मायने में इस्लामिक इन्वेजन्स, मतलब जो इस्लामी राजा थे वो यहाँ पे राज करने लगे थे। ओके। ये बैटल ऑफ तरेंस बैक टू बैक, मतलब 1191 और 1192 एडीज में लड़ी गई थी। जो फर्स्ट बैटल जो लड़ी गई थी वो 1191 में लड़ी गई थी, और सेकेंड बैटल ऑफ तरेन जो लड़ी गई थी वो 1192 में लड़ी गई थी। तो इन दोनों बैटल का जो एक एरिया था, मतलब क्षेत्र था, जो या जिस फील्ड था जहां पे ये बैटल लड़ी गई थी, वो क्षेत्र था आज का, मतलब हरियाणा का तरेवाड़ा का क्षेत्र, जहां पे ये दो बैटल लड़ी गई थी। तो इस बैटल्स में दो पावर्स, उस वक्त की सबसे बड़ी पावर्स, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उसमें की सबसे बड़ी दो पावर्स एक दूसरे से लड़ी थी। एक तो था गुरिड एम्पायर, एक तरफ था, और एक तरफ था चौहान एम्पायर। अब गुरिड एम्पायर को लीड कर रहा था मोहम्मद घुरी, और चौहान एम्पायर के शासक थे, वेल नोन, आप सभी को मालूम है, पृथ्वीराज चौहान उस टाइम के। तो इन दोनों के बीच ये दोनों बैटल हुई थी। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी बैटल को समझने के लिए हमें थोड़ा उसके हिस्ट्री में जाना पड़ता है, उसके रीजंस को ढूंढना पड़ता है कि यार एक्चुअली ये बैटल्स हुई किस लिए थी। बेसिकली हम क्या करते हैं, सीधा बैटलफील्ड में घुसना इट इज नॉट अ गुड चॉइस। आपको पहले उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बैटल्स हुई। कोई छोटा मोटा काम नहीं था ना, लड़ाई थी। तो हमें यह समझना चाहिए कि इस बैटल का मेन बैकग्राउंड क्या था। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो दोस्तों, 10वीं शताब्दी का वो दौर था जब हमारा भारत कुछ इस प्रकार का दिखता था। आप नक्शे में देख सकते हैं। तो यहां अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग राजा अपनी अपनी टेरिटरीज को एक्यूपाई किए बैठे थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली थे चौहान एम्पायर। चौहान साम्राज्य की बात करें तो ये किंगडम 7 से लेकर 12वीं शताब्दी तक अपने चरम पर था। इसे चौहान एम्पायर भी कहा जाता है। इस राजपूत एम्पायर के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान ने आसपास के कुछ टेरिटरीज को अपने साथ ले भारतवर्ष को एक मजबूत स्थिति में रखा था, जिसकी वजह थी नॉर्थ में बढ़ रहा गुरिड एम्पायर। अब गुरिड एम्पायर को आप आगे आगे ऊपर देख सकते हैं, वो ग्रीन कलर का जो भी एरिया है वो सब गुरिड एम्पायर है। अफगानिस्तान के गुरिडी क्षेत्र से उभरा गुरिड एम्पायर भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, जो आज का लगभग पूरा पाकिस्तान कहलाता है, उसे एक्वायर किए बैठा था। अब इस एम्पायर के शासक का नाम मोहम्मद घुरी था। गुरिड एम्पायर के पहले इस क्षेत्र पर गजनवी राज किया करते थे। अब ये गजनवीज कौन थे? तो गजनवीज एक लुटेरी ट्राइब थी अफगानिस्तान की। तो बेसिकली वो क्या करते थे कि भारत के किसी भी क्षेत्र पे घुस गए, आके वहां चार पांच गांव को लूटा, मंदिरों को लूटा, और वापस अपने अफगानिस्तान चले गए। तो इस हिसाब से सब चल रहा था। तो ये एक लुटेरी कौम थी, मतलब एक लुटेरे थे, मतलब ये कोई शासक तो थे ही, मतलब उनके क्षेत्र में वो राजा तो थे ही, मगर यहाँ पे आके वो लूट मचा के चले जाते थे। वैसे लुटेरे तो सभी थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तक सभी लुटेरे में ही गिने जाते हैं आज तक के एक्सपेंशन। लेकिन सबकी जो अपनी अपनी एक्सपांशन पॉलिसीज थी, मतलब वो यहाँ पे आते थे, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे,
यहाँ पे लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत काम किया करते थे, मतलब जैसे कि रास्ते बनाना, मतलब बहुत थोड़ा ही होता था, थोड़ा बहुत तो वो करते थे काम, मतलब वो लूटते थे, मतलब मगर उनकी एक्सपांशन पॉलिसीज के साथ लूटते थे। उनका ये नहीं था कि आओ लूट मचा के चले जाओ। वैसे ये गजनवीज नहीं थे, ये एक प्रॉपर लुटेरे थे जो आते थे लूट के चले जाते थे, बस यही उनका काम था। अब ऐसे में क्या होता है, जो गजनवीज के जो एम्पायर था उसी के बीच एक छोटी ट्राइब हुआ करती थी, गुरिद ट्राइब। अब उस गुरिद ट्राइब का एक मुखिया था जिसका नाम था मोहम्मद घुरी। अब इस मोहम्मद घुरी को यह लगने लगा था कि यार हम कब तक इस लुटेरे जीवन को जीते रहे, मतलब जाए लूट के आए, तो क्यों ना हम वही जाकर बच जाते हैं यार, हम वहां के राजा बन जाएंगे तो वहां का पूरा हमको हमारा ही होगा ना, तो ये लूट का वही वो सब हमारे ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, अब ये लूटपाट छोड़ देनी चाहिए, हमें अब एक्सपांशन पॉलिसीज के साथ चलना चाहिए कि हम अभी लुटेरे नहीं है, हम एक सुल्तान है, हम एक एक्सपांडर है, जो हमारे जो एक सल्तनत हमने बनाई है इस सल्तनत को आगे ले जाएंगे। तो ऐसे में वो क्या करता है, अपनी सेना को इकट्ठा करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, थोड़े फार नारेबाजी वो सब हो जाता है उसमें। इसी सिचुएशन में क्या करता है वो, जो अभी राज कर रहा है अभी अफगानिस्तान में, गजनवीज जो है, गजनवीज जो राज कर रहे हैं उनको भैया वो उखाड़ के फेंक देता है कि चलो आपका कोई काम नहीं है, आप बस लुटे रहो, जाते हो लूट के आते हो, उसमें हमारा कुछ फायदा नहीं है, हम एक्सपांशन पॉलिसीज पे काम करने वाले आदमी हैं, हम अभी यहां से आगे का राज चलाएंगे और हमारे इस गुरिद एम्पायर को आगे तक बढ़ाएंगे। अब मोहम्मद गुरी के सुल्तान बनते ही वो क्या करता है, पहले सबसे छोटे छोटे टेरिटरीज को जीतना शुरू करता है, भारत में छोटे छोटे टेरिटरीज को मतलब एक्वायर करना शुरू कर देता है, मतलब वहां पे कब्जा जमाता है, अपने कोई क्षेत्र में गया, वहां पे लड़ाई की और वहां पे अपने कुछ साथियों को रख के वापस चला गया, मतलब वहां पे कब्जा जमाया। तो इसकी ये छोटी मोटी हरकतें पृथ्वीराज चौहान देख रहे थे। अब वो बैठ रहे थे कि भैया ये क्या हो रहा है, पहले तो ये आते थे लूट के चले जाते थे, उनको हम भगा देते थे, अब ये तो पूरा एक्सपेंशन करने की पॉलिसी स्कीम में से आगे बढ़ रहा है, अब ये घुरिद एम्पायर जो है नया। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, आसपास के उनके और भी जो टेरिटरीज है साइड के, उन सभी के साथ एक अलाइट्स मतलब एक संधि करते हैं कि भाई ये घुरिद एम्पायर बहुत बड़ा हो रहा है, अभी हमें हमें संभलना चाहिए, सब वक्त है, सब साथ में रहो, साथ में एकजुट होकर काम करो और इनको भगाओ। तो चलिए, अब पृथ्वीराज चौहान को ये समझ में आने तक कि यार मोहम्मद घुरी यार इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसका आगे का प्लान क्या है, जब तक ये पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ रहा था, उस समय तक मोहम्मद घुरी क्या क्या कर चुका था मैं आपको थोड़ा बताता हूं डिटेल में। तो सबसे पहले वो 1181 में पेशावर के सियालकोट में खुद का एक फोर्ट बनवाता है। अब फोर्ट का मतलब है किला, उस किले के सहारे वो एक माइलस्टोन सेट कर रहा था कि भाई यहां तक मैं पहुंच चुका हूं, अब यहां से आगे मैं बढ़ने वाला हूं, मतलब वो आप समझ रहे हैं बात को, किला बनाने का मतलब है कि यार मैं कुछ तो स्टैब्लिश कर रहा हूं यहां पे कि यहां पर तक मेरा राज है, यहां से आगे मैं बढ़ने वाला हूं। इसके बाद वो जाता है जम्मू। अब वहां के जो राजा थे जयदेव, जम्मू के राजा, उनसे ये मदद लेता है किसके लिए, पंजाब के और लाहौर के क्षेत्र को एक्वायर करने के लिए, और वैसा अल्टीमेटली होता भी है। 1186 में वो पंजाब को जीत लेता है, लाहौर को भी जीत लेता है। उस वक्त पंजाब टेरिटरीज और लाहौर की टेरिटरीज पे गजनवीज का आखिरी शासक खुसरो मलिक राज कर रहा था, उसे वो अल्टीमेटली मार देता है और खुद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। तो यहां तक कहानी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ रहा था कि यार ये एक्सपांशन पॉलिसीज के साथ चल रहा है, इसको इसका मकसद है कि आगे घुस के पूरे भारतवर्ष को एक्वायर करना। अब भैया यही से शुरू होती है असली कहानी, बैटल की कहानी। अब तक को आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, एक रीजन साफ था, मोहम्मद घुरी एक्सपांशन करना चाहता था, उसका एम्पायर बढ़ाना चाहता था, बस यही रीजन के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्चुअल बैटलफील्ड में क्या हुआ उसकी कहानी, फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन के माध्यम से। अपनी एक के बाद एक हो रही इस जीत को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद गजनी को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो पृथ्वीराज चौहान को यूं हरा सकता है, मतलब उसका ये बाएं हाथ का खेल है कि यार गया, दो चार बंदों को मार दिया, पूरा ये कर दिया, हाँ चलो सरेंडर कर दो और जीत गए, इस हिसाब से उसने सोचा था, मगर वो इस मामले में पुख्ता गलत था। अब वो कैसे था, अब इस बैटल में सुनते हैं। अब ये साल था 1191 एडी का, जब ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन लड़ी गई। अब दोनों तरफ सेना खड़ी हुई है एक दूसरे के, मतलब एक तरफ है मोहम्मद घुरी, दूसरी तरफ है पृथ्वीराज चौहान। अभी शुरुआती से ही जैसे मैंने पहले ही बताया कि घोरी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था इस बैटल को लेकर,
तो शुरुआती से ही वो या अपने आर्चर्स यानी तीरंदाजों की मदद से फुल फोर्स में अटैक करना शुरू कर देता है पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। अब भैया पृथ्वीराज चौहान की सेना भी ऐसी छोटी मोटी सेना तो नहीं थी, तो पूरी तरह से वो डिसिप्लिन सेना थी, तो ये पूरी तरह से उसके इस हमले को डिफेंड करने में कामयाब होते हैं। अभी आर्चरीज यानी धनुर्धर जो होते हैं उनका मेन मतलब क्या होता है, ये ज्यादा इंपैक्ट कब डाल पाते हैं कोई भी बैटल में, अगर कोई बैटलफील्ड ऐसा पूरी तरह से स्प्रेड है, मतलब आगे का दुश्मन आपको ऐसे खुला खुला दिख रहा है, मतलब स्प्रेड दिख रहा है, ऐसा कॉम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये सिचुएशन में ये आर्चरीज बहुत ज्यादा काम की है। जो वो ऐसा खुला है उस सिचुएशन में समझ में आता है किसको मारना है। अगर आपको दूर से दिख रहा है यार सब चिपके हुए हैं, वो चिपका हुआ क्या है, मतलब वो कोई इंसान है, ये कोई ऐसी ढाल है आगे के सामने, वो ये आर्चरीज उस टाइम पे कोई काम की नहीं है। वो सीधे छोड़ते जा रहा है, वो डिफेंड करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, वो डिफेंड करते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से काम चल रहा था कि यार घोरी की सेना छोड़ रही थी बाण, ये डिफेंड करते जा रहे थे। तो ऐसे में घोरी हो जाता है परेशान कि भाई ये क्या हो रहा है, मर तो कोई भी ना, बाण तो छूटे जा रहे हैं। अब ये सिचुएशन में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो ये बीच में तो बैटल चल रही है, आगे से बाण आ रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो इसी बीच क्या हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान अपनी लेफ्ट और राइट विंग को खोलते हैं, मतलब वो लेफ्ट राइट विंग नहीं है, वो अलग बात है, मतलब जो बैटलफील्ड के जो लेफ्ट राइट विंग है उनको खोलते हैं, आगे जाते हैं और उनको जो मोहम्मद गोरी की जो सेना थी उसको चारों तरफ से घेरते हैं। अब चारों तरफ से वो ऐसे कॉम्पैक्ट हो रहे हैं पूरे तरफ से, मतलब इधर से भी आ रहे हैं सैनिक पृथ्वीराज चौहान के सेना के, और इधर से भी आ रहे हैं, और वो चारों तरफ से उनको पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सेना जाती है बौखला घोरी की, क्या अभी अभी क्या करें, अभी सीधे तो आदेश है, अभी इधर मारे या इधर मारे, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, मोहम्मद गोरी बैटलफील्ड में उतरता है कि यार अभी मामला बिगड़ रहा है, तो अभी कमांडर को आगे आना पड़ेगा ना, सेना नायक जो है वो अभी आगे आता है कि यार अभी उसका मकसद ये था कि यार आगे आओ और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाओ, नहीं यार चलो लड़ो लड़ो कुछ नहीं होता है, चलो आगे बढ़ो सिचुएशन, लेकिन वो ये कर नहीं पाया। वो होता ये है कि जैसे ही वो बैटलफील्ड में उतरता है, दूर से उसे आता हुआ देखते हैं गोविंदराज चौहान। अब ये गोविंदराज चौहान कौन थे, ये थे पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई, ये बहुत बड़े सेनानी थे वैसे, ये दूर से आता हुआ उसे देख लेते। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही वो आता हुआ दिखा, वो तुरंत अपनी एक सेना की टुकड़ी को ले सीधे उसके साथ भिड़ जाते हैं। अब ये उसको पता नहीं था कि ये होने वाला है मेरे साथ। इस छोटी सी बैटल में वो इसका इतना बुरा हाल कर देते हैं कि यार मतलब वो मर ही गया था, मतलब उसको पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था, मतलब एक दो वार अगर उस पर और पड़ जाते तो मोहम्मद गोरी वहीं पे खत्म था। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा घायल हो गया था, गिर गया था। इसी बीच उसका एक सोल्जर दौड़ के उसके पास आता है, उसको उठाता है और वॉरफील्ड से दूर लेके जाता है, मतलब वापस उसकी छावनी में लेके जाता है। अब यहां पर हम एक बात को समझ सकते हैं, आप सोचिए कि अगर बाय चांस अगर मोहम्मद गोरी वहां पे मारा जाता उस कंडीशन, और वो था भी वो कंडीशन कि गोरी मर ही जाए अगले पल, तो सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होती ही नहीं, शायद वो वापस आता ही नहीं। और जो इस्लामिक इन्विजन इस लड़ाई के बाद जो होने वाला है इंडिया में, वो शायद होता नहीं, या तो फिर होता तो भी कुछ सालों के लिए आगे बढ़ जाता। मगर अल्टीमेटली ऐसा नहीं होना था। वो सोल्जर आ गया, एक वरदान मिला उसको कि यार वो सोल्जर आ गया, उसको उठाया, वापस अपने छावनी में लेके गया, ये हो गया सब। अब क्या होता है, मोहम्मद घुरी का ये हाल उसकी सेना देख लेती है कि यार अभी अपना कमांडर तो यार मर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं, बौखला जाते हैं, अभी अगर कमांडर नहीं है, कोई नहीं है, सपोर्ट नहीं है, अब किसके सहारे लड़े। तो यार इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं पृथ्वीराज चौहान। अब ये पहले दोनों तरफ से वार हो रहा था, आप सीधा सामने से पृथ्वीराज चौहान आते हैं, और अल्टीमेटली ये पूरी सेना को एक मतलब आगे से आ रहे इस तरफ से इस तरफ से, तो अभी रास्ता क्या बाकी रहा पीछे का, या तो भागो या तो वहीं पे लड़ाई करके मर जाओ। और वही हुआ, कुछ लोग मर गए और कुछ लोग भाग चले गए। तो इस फाइनल स्टेज में पूरी तरह से कमर टूट जाती है घुरी किंगडम की, मतलब ये जो घुरी की सेना थी उसकी पूरी तरह से कमर टूट गई थी। और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन अल्टीमेटली जीत जाते हैं, मतलब ज्यादा उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, जीत गए थे। मोहम्मद घुरी के बैटलफील्ड छोड़ चले जाने के पीछे कई इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई कहता है यार वो उसको समझ में आ गया था कि यार अभी हम हारने वाले हैं, तो यार अभी छोड़ दो सब और चले जाओ।
बस यही उसका पॉलिसी था कि यार अभी चले जाओ, अभी अभी लड़ना नहीं है, छोड़ दो, बाद में कभी आगे देखेंगे इनको। ये सिचुएशन हुआ था। दूसरा जो मैंने अभी बताया कि वो घायल हो गया था, उसे चोट लगी थी, फिर एक सोल्जर आया उसको उठा के लेके गया। और तीसरा जो फैक्ट्स बताया जाता है वो थोड़ा सा मतलब विवादास्पद, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि उसे अल्टीमेटली कैप्चर कर लिया था पृथ्वीराज चौहान की सेना ने। अल्टीमेटली बाद में उसे सामने लाया गया, पृथ्वीराज चौहान के सामने लाया गया। फिर उसने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी कि भैया छोड़ दो, आगे के बाद नहीं आएंगे, आगे इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, आपके क्षेत्र की तरफ कभी फिर से यहाँ पे आएंगे ही नहीं, हमें छोड़ दो, बात खत्म करो, मैं फिर से कभी नहीं आऊंगा। अभी यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। भाई राजपूतों की ये तो शान ही है कि यार शरण आए हुए किसी भी मतलब जो भी दुश्मन भी हो, अगर कोई आपके शरण आता है तो उसे आप बख्श देना ही राजपूती शान होती है। तो इस हिसाब से उन्होंने किया, मगर अल्टीमेटली इसे थोड़ा सा कोई हिस्टोरियन गलत भी बताते हैं कि यार ये शायद पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने उसे जाने दिया। अगर उसे वही खत्म कर देते तो शायद आने वाला इतिहास मतलब आने वाले जो ये थे पल थे कुछ अलग हो सकते थे। अल्टीमेटली क्या होता ये तो भगवान जाने, मगर ये सब हुआ था। तो इन फैक्ट्स को छोड़ देते हैं, वैसे ये जो बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, इस फैक्ट्स को छोड़ के एक बात तो तय थी कि ये फर्स्ट बैटल तो पृथ्वीराज चौहान ही जीत चुके थे और मोहम्मद घुरी भाग गया था अपने गुरिड एम्पायर के पास। अब वो लौट के 1 साल बाद फिर आएगा तैयारी के साथ। इस बैटल की वजह से मोहम्मद घुरी टूट चुका था पूरी तरह से, मतलब घाव तो उसके शरीर पे थे ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा घाव उसके दिल पर था। भाई आप इतनी ओवर कॉन्फिडेंस से जाओगे तो यही हाल होगा ना। उसको लगा था जाएंगे जीत के आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो पाया। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, उसकी कमर तोड़ देते हैं। तो अल्टीमेटली उसे ये ध्यान में आ गया था कि उसे पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराना है, तो उसे फ्रंट से नहीं हरा सकते। ये सबसे बहुत है, मतलब आमने सामने की लड़ाई में उसे नहीं हरा सकेंगे भाई, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी। उसका अल्टीमेटली उसका एकदम सामने से उनको हराना बहुत ही मुश्किल था, उस सेना को हराना। तो ऐसे में वो उससे जरूरत थी कुछ कूटनीति की, कुछ टेक्निक्स की। वो टेक्निक उसने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में इस्तेमाल की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अब इस फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान को यह बात समझ में आ गई थी कि यार अभी ये एक आके चला गया है, मतलब ये मोहम्मद घोरी आके चला गया है यहाँ पे, तो इसके बाद और भी कोई बड़े बड़े किंगडम्स है वो आ सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सी ट्राइब्स ऐसी भी थी छोटी मोटी और थे, और ये इन्वेजन के एक्सपांशन के रूप से आ सकती थी। तो ऐसे में उनको ये डर था कि यार अभी एक आगे गया है, बाद में और आएंगे। अब इस कंडीशन में उनको क्या करना था, इस कंडीशन में उनको क्या करना था, जो अपनी अलायंस बना के रखी है सबके साथ उसको और भी मजबूत करना था। सिचुएशन में वो पर्सनली सबसे मिलने जाते हैं कि भाई चलो यार सब साथ में होकर लड़ते हैं। अब साउथ के भी कोई किंगडम्स लेते हैं, उनको भी बात करते हैं। तो अल्टीमेटली नॉर्थ के किंगडम के सिवा साउथ वाले किंगडम ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या चलो यार ये आपकी लड़ाई है, आप लड़ो, ये बात होती थी वहां पे। क्योंकि आप नहीं तो ऐसा होता था कि यार आप हमारे कुल के नहीं हो, आप हमारे इसके नहीं हो, बात वो बात छोटी मोटी बातें हो जाती थी, उससे उनके बातों को निगलेक्ट किया जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि पृथ्वीराज चौहान तो निकल चुके हैं सबको एक साथ करने के लिए कि भैया चलो हराएंगे उनको, सिचुएशन में हम होके वार करेंगे या उनका वार आएगा तो हम डिफेंड करेंगे, आसान रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली कुछ क्षेत्र हो गए थे उनके साथ, लेकिन कुछ अभी भी बाकी थे। तो ऐसे ये किंगडम था, नॉर्थ का किंगडम था वो कनौज का किंगडम। उस किंगडम के रूलर थे राजा जयचंद। अभी राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से खुन्नस खा के बैठे थे। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन क्या था कि पृथ्वीराज चौहान ने, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी को बिना उनकी इजाजत उठा के लेके आकर शादी की थी वहां पे। तो इस बात से वो बहुत बेहद नाराज थे। कई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये भी कहते हैं कि राजा जयचंद खुद मोहम्मद घोरी के पास गए थे कि भाई आप आ जाओ इनको हराओ। तो ये सिचुएशन थी कि नॉर्थ के लगभग पूरे सब राजा ही पृथ्वीराज चौहान के साथ थे घोरी से मुकाबला करने के लिए, या फॉरेन इन्वेजन के साथ, फॉरेन इन्वेजन जो हो रहे थे उनसे अल्टीमेटली मुकाबला करने के लिए। मगर बस एक कन्नौज को छोड़ के, जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था उस वक्त का। अगर ये माना जाता है हिस्टोरियन की तरफ से कि अगर कन्नौज उस वक्त पृथ्वीराज चौहान का साथ देते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी, मगर अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। सेकेंड बैटल शुरू होती है, बैटल ऑफ तरेन, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन।
तो ये सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हुई थी एग्जैक्टली फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन के एक साल बाद, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुई थी 1191 में और ये सेकेंड बैटल हुई थी 1192 में। ओके, अब जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की सेना को सामने से हराना मुश्किल लग रहा था, मतलब सामने से वो अटैक करना उसको गलत लग रहा था कि यार बहुत बड़ी आर्मी है पृथ्वीराज चौहान की, इनको सामने से अटैक करना गलत होगा। तो ऐसे में वो क्या करता है, चलिए हम पीछे से अटैक करते हैं। तो वो क्या करता है, अल्टीमेटली पीछे से अपनी सेना को भेजता है कि यार आप पीछे से जाओ और उनको एक सरप्राइजली उनको अटैक करो। वो देख रहे हैं आगे, यार अभी आएंगे, पीछे से आगे हमला करके उनको तहस नहस कर देना है। मगर अभी यहीं पे भी क्या होता है, वो पूरी तरह से फंस जाता है क्योंकि चौहान की आर्मी इसके लिए भी तैयार थी। उनके पता था कि यार पीछे से भी हमला हो सकता है, क्योंकि वो क्षेत्र इतना बड़ा था कि वहां से समझ में आ सकता था कि यहाँ से दुश्मन पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो पूरी तरह इसके लिए तैयार थी और अल्टीमेटली वो मोहम्मद घोरी के इसका पूरी मुंह तोड़ जवाब दे देती है। उनको पूरी तरह से डिफेंड करने में वो कामयाब रहते हैं। अब इस सिचुएशन में पूरी तरह से घोरी बौखला जाता है कि यार अब क्या करें, ये हमारा तो फेल हो गया। तो चलिए अभी यहां से वो शुरू करता है अपना प्लान बी। तो अब क्या करता है, ऑर्डर देता है रिट्रीट करो, मतलब भागो। तो अभी क्या होती है, जैसे ही उसको वो ऑर्डर मिलता है सेना तुरंत भागने लगती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे ही घोरी की सेना भागने लगती है तो अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान की सेना उनका पीछा करने लगती है। अभी भाग रहे हैं, यही वॉर टेक्निक है कि कोई भी अगर आपका दुश्मन भाग रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसका वो लूज हो रहा है, मतलब उसको समझ रहा आ रहा है कि मैं हारने वाला हूं। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या होता है कि उसे चेस करना और जाके उसे हराना। ओके, तो इस सिचुएशन के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान की सेना उनका पीछा कर रही थी, मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती। सिचुएशन में मोहम्मद गोरी एक अलग सी टुकड़ी एक्स्ट्रा रखता है, मतलब एक अलग सी बटालियन अलग से रखता है कि जैसे ही ये आर्मी पीछे से आएगी मैं एक सडनली उस पर सरप्राइज अटैक कर दूंगा और उन्हें हरा दूंगा। और वह अल्टीमेटली वैसा ही हुआ। जैसे ही वो एंटर करते हैं उनके एरियाज में, उनके मतलब जो भी उनका एरिया था बैटलफील्ड का उसमें वो एंटर करते हैं, वो तुरंत उन पे मतलब आर्चर्स द्वारा शुरू करते हैं बाणों की बौछार। अब आप सोच सकते हैं कि इतने दूर से पहले उन्होंने पीछा किया, इनका सांस फूली हुई है, कंडीशन इतनी खराब है कि यार किसी को मतलब लड़ना तो दूर सांस लेना तक मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर बाणों की बौछार हुई है तो अल्टीमेटली क्या होगा, हार ही जाएंगे। तो यही हुआ, वो छोटी सी मतलब जो जितनी बड़ी भी टुकड़ी थी वो बुरी तरह से पिट चुकी थी, कुछ बचे कुछ वापस लौट गए होंगे, तो ये हार जाती है। अब इस बैटल का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ज्यादातर उस टाइम की जो बैटल्स हुई करती थी खास करके इंडिया में की, वो दिन में लड़ी जाती थी, मतलब दिन में लड़ो और शाम होते ही वापस चले जाओ, मतलब ये रूल हुआ करता था कोई भी बैटलफील्ड का। तो यहां पर क्या हुआ, जो मोहम्मद घोरी था उसने इस रूल को ब्रेक किया। वो क्या करता था, रात के समय पृथ्वीराज चौहान के आर्मी पर अटैक करता था, मतलब सब सिपाही सोए हुए हैं, जो जगह है उनको मतलब दो चार होते हैं उनको मार देना, लूटपाट मचाना और चले जाना। तो भी अभी ये सिचुएशन में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी तरह से बौखला जाती है क्योंकि वो लड़वैये तो थे, मतलब बहुत बड़े थे, बहुत शूर योद्धा थे, लड़े तो थे, वो रात में भी लड़ते थे, लेकिन उनको यार नाइट में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। अल्टीमेटली यही होगा ना, रात में लड़ाई करनी नहीं है, वो रूल है, आपने रूल बुक में लिखा है। इस बात के लिए जो चौहान की सेना थी वो तैयार नहीं थी कि रात के समय कैसे लड़ा जाए, मतलब ये भी एक अलग सी टेक्निक होती है नाइट वॉरफेयर जिसे बोलते हैं कि नाइट के समय कौन सा युद्ध शास्त्र यूज करना चाहिए, कैसे आपको लड़ना चाहिए, किन टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जिसके जरिए आप दुश्मन पर हावी हो सके। उन टेक्निक्स को ये जो मोहम्मद घोरी था वो अच्छे से जानता था, लेकिन चौहान की सेना उसे जानती नहीं थी। अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होता है चौहान की सेना का, मगर वो लड़े थे बहुत अच्छे से। इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच जो पृथ्वीराज चौहान के जो छोटे भाई थे गोविंद राज चौहान, उनकी मौत हो जाती है। मोहम्मद घोरी उन्हें एक धोखे से उन्हें मार देता है। अब जो गोविंद राज चौहान थे वो पृथ्वीराज चौहान के राइट हैंड माना जाते थे, मतलब सारे बैटलफील्ड में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, गोविंद राज के अब्सेंस में पृथ्वीराज चौहान पड़ जाते हैं अकेले। अब ये पूरा लड़ाई का दारोमदार अब उनके कंधों पे था कि अभी आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा है, भाई मर चुका है, बैटलफील्ड संभालना है, फिर भी
ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी जो चौहान एम्पायर की जो जितने भी सेना थी बहुत ही शौर्य के साथ लड़ती है, मगर अल्टीमेटली इन टेक्निक्स, वॉर टेक्निक्स के चलते, मतलब जो जो टेक्निक्स यूज की थी मोहम्मद घुरी ने, उन टेक्निक्स के चलते अल्टीमेटली मोहम्मद घुरी ये वॉर जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान ये सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हार जाते हैं। अब कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की माने तो पृथ्वीराज चौहान को उसी वक्त, मतलब जिस वक्त वो बैटलफील्ड में लड़ रहे थे, घुरी द्वारा मार दिया गया था। ओके, और कुछ डॉक्यूमेंट ये करते हैं कि नहीं, उनको मारा नहीं गया था, उनको कैप्चर किया गया था और बाद में मोहम्मद घुरी उनको उठा के ले गया था अफगानिस्तान कि चलो भाई आप हमारे बंदी हो, आपको हमारे साथ वहां पे कैप्टिविटी में रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये बात हुई थी। अब क्या सही है क्या गलत है ये थोड़ा चर्चा का विषय है, कॉन्ट्रोवर्शियल विषय है, लेकिन अल्टीमेटली ये तो हो गया था कि सेकेंड बैटल ऑफ तरेन पूरी तरह से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और यही वो पॉइंट था जहां से फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इस्लाम होता है भारतवर्ष में। मतलब दिल्ली की गद्दी पे अब पहली बार कोई इस्लामिक रूलर, मतलब बाहर का शासक बैठने वाला था। अब इसके बाद मोहम्मद घोरी जो है यहाँ पे पूरी लूटपाट मचाता है, मतलब धार्मिक स्थलों को बर्बाद करना, मंदिरों को तोड़ना, वहां का खजाना लूटना, अलग अलग क्षेत्र गांव लूटना, ऐसे बहुत से छोटे मोटे वो काम कर रहा था, अपना खजाना भर रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद वो यहाँ पे थोड़ा बोर होने लगता था। अरे अभी क्या, उसके अपने गांव की उसे याद आने लगी थी कि यार अभी मेरा किंगडम वहां पे है, मुझे वहां पे जाना है, मेरा अफगानिस्तान वाला किंगडम है, मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। लेकिन लेकिन अभी क्या हुआ था, उसकी पॉलिसी थी एक्सपांशन पॉलिसीज, ऐसे में वो उसे ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता था। मतलब अभी उसने यहाँ को एक्वायर किया है, उसने यहाँ आने के लिए कितने पापड़ बेले ये उसको ही पता है, 2 बैटल लड़ी थी, उसमें उसका क्या हाल हुआ था उसको पता है। अब ऐसी सिचुएशन में वो दिल्ली की गद्दी यूं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता था कि पता चले कि वो वहां पे चला जाए और कोई दूसरा भी फिर राजा आ जाए उठा के फिर वहां पे बैठ जाए दिल्ली की गद्दी पे। ये सिचुएशन उसे उसे नहीं चाहिए थी। तो वो क्या करता है, अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पे बिठा के वापस अफगानिस्तान चला जाता है। आप जरा ध्यान दीजिए, इस बात को जरा ध्यान में दीजिए कि भारत की जमीन पर एक बाहर से एक अटैक हो रहा है, किसी इन्वेजन हो रहा है फॉरेन पावर्स का, उसका जो शासक है घुरिद एम्पायर का, जो मोहम्मद घुरी, वो यहाँ पे आता है, लूटपाट मचाता है और दिल्ली की गद्दी पर किसे बिठाता है, उसके गुलाम को। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहां पे इसके बाद वो गुलाम ऑर्डर देगा यहाँ के टेरिटरीज को कि भाई ये करो वो करो, मैं यहाँ का राजा हूं। उसका वो गुलाम है लेकिन यहाँ पे वो सुल्तान है। तो ये चीज किस किस वजह से हुई थी, ये क्या इसका रीजन था? ये इसका रीजन था कि हमारा भारत का जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। इसमें किसी प्रकार की यूनिटी नहीं थी। कोई धर्मों के कुलों की वजह से बटा था, कोई जातियों में बटा था। हर चीज में हर छोटी छोटी जाति थी, सब डिवीजन, सब ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे। जातियों में भी और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जातियां होती है, उसमें और थे। ऐसे सिचुएशन में हमारा भारत देश पूरा बटा हुआ था। ऐसे में हम एक साथ होकर कभी लड़ नहीं पाए। तो इसी का नतीजा था कि पहला जो इन्वेशन हुआ था भारत में, वो एक गुलाम का था और गुलाम यहां पे रह के राज कर रहा था। सोचिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। वैसे ये कोई अलग मुद्दा है, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली यही रीजन था इन सब चीजों का कि इन्वेजन के पीछे अभी बोल बोल के थक गए पृथ्वीराज चौहान की एक हो जाओ भाई, ये बाहर वाले लोग हैं, इन्हें हमें पहले हराना है, बाद में आपसे आपस का देख लेंगे। लेकिन नहीं, किसी ने सुना नहीं, एक एक होके सब खत्म हो गए उसके बाद। और यही से शुरुआत होती है इस्लामिक इन्वेजन की। तो दोस्तों ये गुलाम वंश जो यहाँ पे राज कर रहा था, इसके बाद और भी दूसरी ताकतों ने यहाँ पे राज किया। गुलाम वंश के बाद आए थे खिलजीज, उसके बाद आए थे तुगलक, उसके बाद आए थे सैयद, उसके बाद आए थे लोदी, और अल्टीमेटली फाइनली आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा राज किया यहाँ पे, वो थे तुर्की शासक, मतलब उन्हें मुगल के नाम से संबोधा जाता है। मुगल आए थे लास्ट में और उसके बाद में आए थे अंग्रेज। मतलब आगे के आप 500 सालों तक का, 500-600 सालों का इतिहास देखेंगे तो ये पूरा गुलामी से भरा हुआ इतिहास है हमारा। तो ये अल्टीमेटली ये किस वजह से हुआ था, मतलब ये हमारे प्रांतों के बीच होने वाले छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रहा था। हमारी ये कमजोरी थी और ये बाहरी ताकतों की यही ताकत थी कि यार हमारे इस कमजोरी का फायदा उठाए और राज करें, और यही होते आ रहा है।
आज भी यही होते आ रहा है। अब ये थोड़ा चर्चा का अलग विषय है, पॉलिटिकल विषय है, समझने वाले को इशारा काफी आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से ये सब कुछ चल रहा था। तो इसी के साथ ये सेकेंड बैटल के साथ ही अभी इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गया है और ये सेकेंड बैटल ऑफ तरेन खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी इन दो बैटल्स ऑफ तरेन की। तो इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो ये बैटल भी मिडिवल हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है। तो चलिए फाइनली वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर वीडियो और मेरा काम आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।